सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी 4 बेटियां थीं। मेरे पति के मृत्यु के बाद मैंने अपने चारों बेटियों को बड़ी हिम्मत और हौसला के साथ पाला था। मेरी चारों बेटियां अब जवान हो चुकी थी। चारों की शादी की उम्र अब हो चुकी थी, लेकिन मैं उनकी मां होने के बावजूद भी उनसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी बेटियां और मेरे बीच में एक अजीब सा फासला था। आज भी मैं डाक खाने से ड्यूटी करके घर लौटी तो अंधेरा था। मुझे मेरी बेटियां कहीं नज़र नहीं आई तो मैं परेशान हो गई। मैंने सबसे पहले जाकर ज्योति के कमरे का दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा बंद था। फिर अपनी बाकी तीनों बेटियों के कमरे में गई। बारी बारी उनके दरवाज़ों पर गई। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैंने कमरों को धक्का लगाया तो देखा कमरे तो अंदर से खुले हुए थे। सब लड़कियां ज्योति के कमरे में थीं। ज्योति मेरी बड़ी बेटी थी। बाकी तीनों बेटियां छोटी थीं। मुझे ये हरकत अजीब सी लगी। मैंने तीनों को अलग अलग कमरे दे रखे थे, लेकिन आज वह सभी एक कमरे में ही जमा थीं। जरूर कोई परेशानी वाली बात होगी, मैंने दिल में सोचा, मगर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरी बच्चियों को क्या परेशानी ले डूबी है। आजकल तो मुझसे बात भी नहीं कर पा रही थी। हम साथ में खाना भी नहीं खा पाते थे। इसलिए मैं परेशान हो गई। मैंने ज्योति के कमरे में गई तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं अपने कमरे में आई। मैंने खुद ही चाय बनाकर पी। थोड़ी देर के बाद मेरी छोटी बेटी राधिका भी कमरे से बाहर आ गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ के साथ ही मैं उठकर खड़ी हुई। मेरी छोटी बेटी राधिका मेरे पास आई। मैंने पूछा कि राधिका, तुम तीनों कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद कर रखा था? क्या बात हुई है? परेशानी है क्या? राधिका ने मुझसे नफ़रत भरी निगाहों से देखा और बोली, नहीं मम्मी, कोई परेशानी नहीं। हमारा बीता हुआ कल ही हमें परेशान कर रहा है। मेरी राधिका बेटी से पूछा तो मुझे इस तरह जवाब दिया। मेरी बेटी ने मुझसे अपनी बेटी का रवैया अजीब लग रहा था। आज से पहले मेरी बेटी ने मुझसे इस तरह कभी बात नहीं की थी। मैंने सोचा कि शायद उन्हें पढ़ाई की फिक्र होगी, इसलिए मुझसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हैं। मैं चुप हो गई। थोड़ी देर के बाद ज्योति के कमरे का दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। मेरी चारों बेटियां फिर से एक ही कमरे में बंद हो गईं। अब की बार मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने जाकर ज्योति के कमरे पर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा नॉक किया। कमरे का दरवाज़ा खुला तो क्या बात है? मम्मी, आप इतना तंग क्यों कर रही हो हमें? आज तो मेरी बेटियों का रवैया ही मुझसे बदला हुआ था। बेटी, मुझसे कुछ तो बताओ कि क्या हुआ है? मम्मी, आप हमें तंग करना बंद करो। हम अपनी समस्याओं को खुद ही निपटा लेंगे। आपकी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर ज्योति ने मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटियां मुझसे इतनी बदतमीजियां करेंगी। वह भी एक ही दिन में। मैंने अपने कमरे में आकर बैठी और अपने पति को याद करके रोने लगी। अब अगर वह होते तो मुझे अपनी बेटियों के हाथ यूँ रिस्वा ना होना पड़ता। अब तो मुझे कहीं का सहारा नहीं था। मैं उनको छोड़ भी नहीं सकती थी। मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। मैं पता नहीं कब सोई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो करीब करीब सुबह के 6 बज रहे थे। मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि मैं किस तरह थक चुकी थी कि आते ही मैं सो गई। मैं उठकर बाहर आई तो घर में और दिन से ज़्यादा सन्नाटा था। मुझे लगा मेरी बेटियों ने आज स्कूल नहीं जाना होगा, नाश्ता भी नहीं बनाया होगा। लेकिन मैंने जाकर देखा तो सब लोग नाश्ता कर चुके थे। मैं ही रह गई थी। मेरी बेटियों ने मुझसे नाश्ता का भी नहीं पूछा। ये सोचते ही मेरा दिमाग उलझ कर रह गया। आखिर क्या समस्या है? मेरी चारों बेटियों की बातें सुनूंगी, मैंने दिल में सोचा, क्योंकि आजकल मेरी चारों बेटियां एक ही कमरे में रहने लगी थी। पर उसकी नौबत ही नहीं आई। मैं किचन में ही खड़ी थी कि मेरी मझली बेटी सोनी आई और कहने लगी कि मम्मी, आपको घर की कुछ खबर है? आप तो दूसरों की समस्याओं को हल करती रहेंगी। क्या कभी आपने अपने घर की समस्याओं को जानने की कोशिश की है? सोनी की ये जुबान बहुत नई सी थी। क्या समस्या है बेटी? बड़ी दीदी ज्योति की तबीयत बहुत ख़राब है। रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया और आप पूछ रही हैं क्या समस्या है? आपको घर के समस्या नज़र नहीं आता? आप बाहर के लोगों के साथ ही लगी रहती हैं। बस करो, मैंने बाहर के किसी आदमी के साथ कोई बात नहीं की। तुम इस तरह के फिजूल बातों में मेरे सामने ना किया करो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम नहीं। ये कहकर मैं ज्योति के कमरे में गई। देखा, ज्योति का जिस्म बुखार में तप रहा था। वह लेटी हुई ऊपर छत की दीवारों को घूर रही थी। लगता था जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। क्या बात है?
मैंने उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, पता नहीं मम्मी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए दलिया बना देती हूँ। मैं उठकर जाने लगी तो सोनी ने बड़ी अजीब अंदाज से मेरी तरफ देख कर बोली, मम्मी दलिया से काम नहीं चलेगा। लगता है दीदी को बहुत सख्त कोई तकलीफ़ है। आप उन्हें अस्पताल लेकर क्यों नहीं जाती? बेटी, अस्पताल तो मैं ले जाऊंगी, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को तो चक्कर पे चक्कर कटवाएंगे और सीधे मुंह बात भी नहीं करते, तो उसे कैसे चेक करवाऊंगी? तुम्हें पता है कि मैं नौकरी करती हूँ और फिर टाइम नहीं मिलता। सरकारी हॉस्पिटल में तो चक्कर काटने पड़ेंगे। मम्मी, तो फिर उससे हम प्राइवेट हॉस्पिटल पर ले चलते हैं, किसी डॉक्टर से चेक करवाएंगे। दीदी की तबीयत वाकई में बहुत ख़राब है। अच्छा ठीक है, चेक बाद में करवाएंगे, पहले मैं अपनी बेटी को दलिया बनाकर देती हूँ। दलिया में बाहर आई, मैंने आकर एक अंडा भी उबाला और आलू डाला, फिर पराठा भी बनाया। अपनी बेटी के लिए मैं अच्छा नाश्ता बना रही थी, ताकि अगर उसे कोई कमज़ोरी है तो दूर हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने नाश्ता बनाया, मैंने देखा सोनी फिर से किचन के दरवाजे पर खड़ी है और वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी कि ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं। सोनी अपने बेड पर ही बैठी इस तरह मुझे घूर रही थी। मैंने उसके सामने नाश्ता रखा तो बोली, मम्मी बाहर टैक्सी आ गई है, हम अस्पताल ले चलते हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, पर हर चीज़ देखकर अजीब सी उल्टी आती है। मैं अपनी बेटी की हालत देखकर खुद भी परेशान हो गई। मैंने उसे थोड़ा बहुत नाश्ता खिलाया और कहा कि चलो ठीक है, हम अस्पताल ले चलते हैं, वहाँ तुम्हारा चेकअप करवाएंगे। मेरी छोटी बेटी सोनी हमेशा से ही मोबाइल के कामों में बहुत तेज़ थी। गाड़ी भी उसी ने बुक की थी, अस्पताल से अपॉइंटमेंट भी उसी ने ली थी। सुबह सवेरे हम लोग अस्पताल पहुँचे। अस्पताल में कोई भीड़ भी नहीं था। मैंने भगवान की कृपा की, चलो हमें कहीं पर जगह तो मिली, मगर मेरी बेटी ज्योति ने मेरे साथ अंदर जाने से मना कर दिया। कहने लगी कि मम्मी आप यहीं पर रुकें। मेरी दूसरे नंबर की बेटी रेखा थी, उसके साथ डॉक्टर के पास चली गई। वह चेक करवाएंगे और दवाई देंगे, फिर मैं आपके साथ अंदर चली जाऊंगी। ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी। खैर, मैंने कहा कि ठीक है। मैं यहीं बाहर खड़ी होकर अपनी बेटियों का इंतज़ार करने लगी। मेरी बेटी अंदर चली गई, 10 मिनट तक बाहर ना आई। मुझे बहुत शक हुई। थोड़ी बहुत आवाज़ डॉक्टर के कमरे से भी आ रही थी। ऐसा लगता था कि मेरी बेटी डॉक्टर से उलझ पड़ी हैं। मैं अंदर जाने ही वाली थी कि मेरी बेटी सोनी डॉक्टर के कमरे से बाहर आ गई। उसका चेहरा बहुत परेशान था, वह रो रही थी। क्या हुआ बेटी? मैंने उसका सहारा दिया। पूछा, मम्मी डॉक्टर अजीब अजीब बातें कर रहा है, क्या कह रहा है? मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए कहा, तुम परेशान ना हो, बीमारी का इलाज है। मैं वापस डॉक्टर के कमरे में गई थी। डॉक्टर साहब क्या बीमारी है? मेरी बेटी को मेरे कहने की देरी नहीं थी कि डॉक्टर उठकर खड़ी हुई। देखिए मैडम जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप एक बेटी की माँ हैं। ये बात सुनना आपके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन आपकी बेटी 2 महीने से प्रेग्नेंट है। उसके पेट में तो बच्चा पल रहा है, आपको शायद नहीं मालूम, लेकिन मैंने अभी अभी आपकी बेटी का रिपोर्ट टेस्ट किया है। वैसे तो ये रिपोर्ट इतनी जल्दी नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि अभी लैब में भीड़ भी नहीं था और किसी का काम भी नहीं था, तो ये रिपोर्ट जल्दी ही आ गई। आपकी बेटी तो प्रेग्नेंट है और मुझसे कह रही है कि मैं उसको कोई ऐसी दवा दे दूं कि ये बच्चा ख़त्म हो जाए और उसे इस समस्या से मुक्ति मिल जाए। यह सुनकर मेरी तो जान ही निकल गई। आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहिबा? मेरी बेटी बहुत शरीफ हैं, आज तक उसने किसी लड़के से बात नहीं की है, बस कॉलेज से घर और घर से कॉलेज ही जाती है। उसकी और कोई ऐसी हरकतें मैंने नहीं देखी। आज तक बस घर में कॉलेज जाती है और उसका और कोई दोस्त भी नहीं है। मैडम जी, मैं आपकी बेटी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तो वही बता रही हूँ जो टेस्ट में लिखा है। और आपको एक और बात बताना है कि मेरे पास इस तरह की कोई दवा नहीं है। ये बच्चा नुकसान हो जाए, क्योंकि एक गैरकानूनी काम है। आप किसी औरत का बच्चा नुकसान करवाने वाली दवा मैं नहीं दे सकती। मेरी तरफ से माफ़ी चाहती हूँ, आप लोग जा सकते हैं। उसने ये कहकर मेरी बेटी को उठने का इशारा किया। मेरी बेटी रोने लगी। डॉक्टर साहिब ऐसी बात ना करो, मुझे तो कुछ महसूस भी नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरा जैसे जिस्म खाली है। आप ऐसी बात मत करो, मुझे दुख हो रहा है। और हाँ, वैसे भी मुझे नहीं याद कि मैंने किसी लड़के के साथ बात भी की हो।
ज्योति की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे कि मैं समझ नहीं पाई कि आखिर ये कैसे हो सकता था। मैं ज्योति को गुस्से में घर ले आई। घर आकर ज्योति पर बरस पड़ी। मुझे सब कुछ सच सच बता दो। तुम्हें अपने मरे हुए पिता की कसम, अपनी माँ को मत तड़पाओ। मत मुझे इस तरह से मेरे रिश्तेदारों के सामने जलील करो। मैं तुम्हारे पापा के बगैर बहुत अकेली हूँ और बहुत मजबूर हूँ। ऐसी बातें करके मुझे दुख दे रही हो। मेरी बात सुनकर ज्योति रोने लगी। मम्मी, मुझसे कसम ले लो। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खा लूँगी, मैंने किसी लड़के से कोई बात नहीं की। अगर आप चाहें तो मैं अपनी जान दे दूँ, आप पर मेरी जान कुर्बान। लेकिन मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। ये रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। इस डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई हो। मुझे तो मेरे अंदर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती जो मुझे परेशान कर रही हो। मेरे अंदर कोई ऐसा बदलाव भी नहीं आया जिससे मुझे परेशानी हो। मम्मी, डॉक्टर ज़रूर झूठ बोल रही है। ये बात कहकर ज्योति फिर से रोने लगी। अच्छा, अब रो मत मेरी सोनी बेटी। फिर से ऐसा जुबान बोलने लगी। ऐसा उन लड़कियों के साथ हो जाता है जिनके माँ बाप ने कोई गलती की हो। सोनी के मुंह से ये शब्द सुनकर मुझे बहुत बुरा लग गया। क्या कह रही हो बेटी? हमने तो ऐसी कोई गलती नहीं किया। सज़ा हमारी बेटियों को भुगतना पड़े? तुम खामखा की बातों में मत आया करो। ये बात तुम्हारे दिमाग में किसने भरे हैं? और मुझे पता है तुम्हारे कान किसी ने भरे हैं। सोनी वहाँ से उठकर चली गई थी। मुझे न जाने क्यों अब कुछ दिल में काला लगने लगा था, क्योंकि आज तक मेरी बेटी ज्योति ने कभी किसी लड़के से बात भी नहीं की थी। वह बहुत अच्छी लड़की थी। खैर, मैं तो माँ थी। माँ का तो परेशान होना बनता ही था। मैंने सोचा कि डॉक्टर को छोड़ो, मैं किसी दाई से ही पता कर लेती हूँ। अंजुमन दाई को हम लोग बरसों से जानते थे। अगले ही दिन मैंने उसे बुला लिया। मैंने कहा, दाई, घर में एक बहुत मुश्किल आन पड़ी है, मेरे घर आओ। दाई पहले मेरे ससुराल में मेरी मदद के लिए आया करती थी। मेरे ससुराल वालों का दाई से अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन फिर भी वह हमेशा मेरी मदद करती थी। दाई तो जैसे तैयार बैठी थी, कहने लगी कि मैं कल ही आ जाती हूँ। तुम्हें तो वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा तो पति नहीं है। वह मुझ पर ही हंस रही थी। मैंने कहा, हंसो मत, मेरे लिए बहुत परेशानी में हूँ। मेरी बेटी के बारे में डॉक्टर ने जो बात कही है उसे लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। अंजुमन दाई ने मुझसे बड़ी दिलचस्पी के साथ पूछा कि डॉक्टर ने तुम्हारी बेटी के बारे में क्या कहा है। मैंने कहा कि लेडी डॉक्टर ने बताया कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है। कहने लगी, हाँ, डॉक्टर तो पागल हैं, सही कहते हैं, उनके पास गलती की कोई जगह नहीं होता। और फिर दाई की क्या औकात है डॉक्टर के सामने? ज़रूर तुम्हें डॉक्टर की बात ही माननी चाहिए। वैसे तुम्हारी बेटी की शादी कब हुई? मैंने कहा, भगवान का डर करो, मेरी बेटी की अभी शादी नहीं हुई है। होती तो मैं तुम्हें ज़रूर बुलाती। मेरी बेटी के बारे में डॉक्टर ने ये बात कही थी तो मैं बहुत परेशान हूँ, वरना मैं तुम्हें बुलाती ही क्यों। ये सुनकर अंजुमन दाई ज़्यादा परेशान होने लगी। बोली कि हाँ हाँ, बात तो तुम्हारी परेशानी वाली है, लेकिन चलो मैं भी आकर तुम्हारी बेटी को चेक कर लूँगी। अगले ही दिन दोपहर को दाई मेरे घर आ गई। उसने आते ही मेरी बेटी को चेक किया और गुस्से से मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। माफ़ करना बहन, लेकिन तुम्हारी बेटी तो प्रेग्नेंट नहीं है। किस डॉक्टर ने बोल दिया कि ये प्रेग्नेंट है? उसके पेट में तो कुछ भी नहीं है। इसका दोबारा से चेकअप कराओ, हो सकता है रिपोर्ट बदल दिया हो किसी ने, लेकिन तुम्हारी बेटी तो कोई प्रेग्नेंट नहीं है। मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। दाई की बात सुनते ही मेरे तो दिमाग ही चकराने लगा कि डॉक्टर ने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि ये प्रेग्नेंट है। हो सकता है कि हॉस्पिटल वालों की कोई गलतफहमी है। फिर दाई मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, तुम्हें हॉस्पिटल वालों से जान पहचान थी पहले या दुश्मनी, जिनकी वजह से वह तुम्हारी बेटी पर अपनी दुश्मनी निकाल रहे हों? मुझे दाई की बात तो 100% सही लगी थी। अब मेरे दिमाग में ये बात घूमने लगी थी। मेरी बेटी को बदनाम करने का पूरा पूरा इंतज़ाम कर रखा था। आखिर मैं इसके तह तक ज़रूर जाऊंगी। आखिर क्या बात है? मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस चाय पिलाकर अपने घर भेज दिया था। अगले ही दिन एक अजीब बात हुई। मैंने देखा छोटी बेटी सोनी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। सोनी भी बहुत परेशान लग रही थी। मैं उसके कमरे में गई तो वह मुझसे लिपटकर रोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह आंखों में आंसू लिए मुझसे वह बात बताने लगी जिसे सुनने के लिए मैं तैयार नहीं थी। मैं तो गिरते गिरते बची। कहने लगी, मम्मी, मुझे माफ़ कर दो। जो गलती ज्योति दीदी ने नहीं की है वह गलती तो सिर्फ मुझसे हुई है। ज्योति दीदी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, प्रेग्नेंट तो मैं थी।
मैंने सोनी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। सोनी, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खुद के बारे में ऐसी बातें करते हुए मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और तुम हो कि मुझसे ऐसी भयानक मजाक कर रही हो। मम्मी, मैं मजाक क्यों करूँगी? कह रही हूँ वो सच है। आप मेरे बारे में ये सफाइयाँ देना छोड़ दो कि मैं आपकी अच्छी और पवित्र बेटी हूँ। अपने ही मुंह से अपने जुर्म कबूल कर रही हूँ, तो आप क्यों मेरे गुनाहों पर पर्दा डाल रही हैं? क्या अपनी औलाद के गुनाहों पर पर्दा डालना कोई अच्छी बात है? मैं तो सोनी की बात सुनकर ज़मीन पर बैठती चली गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी औलाद इतनी बुरी निकलेगी। मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था, फिर मेरी बेटियां ऐसी क्यों हो गई? मैंने सोनी को कुछ भी नहीं कहा। मेरे बस में कोई चीज़ नहीं थी। फिर मैं चुप हो गई और अगले दिन दाई को मैंने अपने घर वापस बुलाया, सोनी को चेक करने के लिए कि उसकी बात सही भी है या नहीं, और मुझे सच्चाई तक भी पहुंचना था। इसलिए मैंने दाई को वापस बुलाया। हो सकता है मेरी बेटी सोनी झूठ बोल रही हो। मुझे दाई पर भरोसा था, इसलिए दाई को वापस बुलाया। दाई आई, मेरी सोनी बेटी को चेक किया। इस बार तो वाकई सोनी सच में प्रेग्नेंट थी। दाई कहने लगी, उसकी तो शादी भी नहीं हुई है, ये पहले से ही प्रेग्नेंट हो गई। ये तो फिर तुम क्या कह सकती हो? तुम्हारी बेटी की पवित्रता तो तुम कब तक गवाही दोगी? ये तो सब कुछ कर चुकी है। अब अच्छा है कि तुम उसकी सफाइयाँ देना छोड़ दो। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई और मैंने कहा, मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही हो? अरे भाई, तुम किस किस से लड़ोगी? दाई ये कहकर हंसने लगी। मुझे न जाने क्यों अब सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। दिल कर रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ, लेकिन मैं दाई के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, उसको पैसे देकर उसे अपने घर भेज दिया था। फिर मैंने सोनी से हाथ जोड़कर और अपनी तीनों बेटियों से हाथ जोड़कर सबसे उसकी सच्चाई पूछने की कोशिश की, और जो बात मेरी बच्चियों ने बताया तो उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हम 3 देवरानी जेठानी थे। मैं सबसे बड़ी थी और मेरे पति की सरकारी जॉब थी और मेरी भी डाकखाने में सरकारी जॉब थी, तो हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और ज़मीनें भी हमने बंटवारा कर लिया था। मैं उन दिनों देवरानी जेठानी से सबसे अच्छी थी और मेरी बेटियां भी पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थीं। मेरी देवरानी की बेटी मेरी बेटी के ही उम्र की थी, पर 16 साल के उम्र में ही किसी से प्यार कर बैठी थी। लेकिन उस लड़के का परिवार बहुत गरीब था, जिसकी वजह से मेरे देवर और देवरानी मानने को तैयार नहीं थे कि हम उसके घर में अपनी बेटी देंगे। पर मजबूरी तो ये थी कि वह लड़की उस लड़के से प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसकी वजह से सबकी इज्जत खाक में ही मिलने वाली थी। लेकिन वह लड़का भी मुकर रहा था कि ये बच्चा मेरा नहीं है, इस लड़की का करैक्टर ही खराब है। पर मेरे पति की वजह से यह सब कुछ मुमकिन हो पाया। मेरे पति ने उस लड़के को डरा धमका कर देवर की बेटी को वहीं पर शादी करवा दिया, और अब हम परिवार भी और अपने देवर देवरानी के तरफ से भी गुनहगार हो गए। उन लोगों ने बदला लेने के लिए मेरी बेटियों को टारगेट करना शुरू कर दिया, और उन्हीं दिनों मेरे पति की भी मृत्यु हो गई थी और मैं बहुत अकेली हो गई थी। मैं घर पर तो नहीं रहती थी। सारा दिन मेरी सोनी को बहला फुसला कर उस लड़के के परिवार वाले ने मेरे बेटी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया, और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उनका बदला तो पूरा हो गया था, और जिस वजह से मेरी देवरानी देवर भी बहुत खुश थे। वे लोग भी मेरे खिलाफ भड़काते रहते थे, इसलिए मेरी बच्चियां मुझसे बगावत पर उतर आई थी। उस दिन के ज्योति को प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेकर गई थी। दरअसल उसने वहां पर वह रिपोर्ट बदल दी थी। सोनी की रिपोर्ट ज्योति की बना दी थी, जिसमें मेरी खुद सोनी बेटी भी शामिल थी और सोनी का बॉयफ्रेंड भी उसमें शामिल था। ऐसा करके सिर्फ मुझसे बदला लेना चाह रहे थे, और मेरी बेटियों को मेरे देवर देवरानी मेरे खिलाफ खूब भड़काते थे, क्योंकि वे लोग मेरी बेटियों से बहुत जला करते थे। मेरी चारों बेटियां, जिसमें से सोनी किसी की भी बातों में जल्दी से आ जाने वाली लड़की थी, इसलिए सोनी को उन लोगों ने टारगेट बनाया, और धीरे धीरे वे तीनों बेटियों के कान भरती चली गईं कि तेरी माँ बाहर जाती है, दोस्त हैं, तेरी माँ के फ़ोन पर बातें करती रहती है, तुम लोगों का ख्याल भी नहीं करती है। इस तरह से मेरी चारों बेटियों को मेरे खिलाफ़ कर दिया था। अब सोनी की शादी तो मैंने वहीं पर कर दी थी, क्योंकि मैं मजबूर थी, और सोनी भी उस लड़के के साथ बहुत खुश थी। और बाकी तीनों बेटियों की शादी मैंने बहुत अच्छे और पैसे वाले घर में करी थी। ये कहानी सुनाने का मतलब ये था कि आप अपने बच्चों को उनके बारे में और उनके परिवार के बारे में
सारी जानकारी बताएं ताकि बच्चों के कान में दूसरा और कोई जहर ना घोल सके। रिश्तेदार तो सिर्फ अच्छा पहनना, खाना ये सब देखकर जलते हैं, इसलिए वे ऐसा करने की सोचते हैं। तो हर जगह सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने बच्चों से अपने दिल की बात ज़रूर किया करो और उनके दिल की बात ज़रूर लिया करो। और हो सके तो बच्चों को दोस्त बनाएं तो बात करने में ज़्यादा आसान हो जाता है। कभी कभी बाहर के दुश्मन नहीं, घर में ही दुश्मन हो जाते हैं, तो इससे भी सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। ये थी मेरी इमोशनल कहानी। तो कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।